Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well and hope you all have restarted your preparation. जैसा कि हम जानते हैं जून का जो एग्जाम है वो रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. So you should restart. You should like reboost your preparation. If the exam was not very good for you, then it's a golden chance so that you can reattempt, right? आप फिर से चांस आपको मिल रहा है कि फिर से आप और अच्छे तरीके से तैयारी करो एंड यू गिव इट अनदर चांस टू स्कोर गुड, right? So hope you all are doing well and you all are preparing yourself again with a lot more strategies. So here I have collected all the important questions which you got in your June 2024 exam of logical reasoning. Logical reasoning एक बहुत ही important, interesting and one of the most trickiest and difficult units of paper 1, right? I think most of the aspirants feel it is difficult, so this video is created on special demand again. So yes, I know that logical reasoning में बहुत सारे ऐसे concepts हैं जो बहुत confusing होते हैं, which is very difficult to understand, retain. So अभी जो जून का आपका एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आए थे एंड उन क्वेश्चंस को देख के आपको ये समझना है कि हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस यूनिट, व्हाट शुड बी माय अप्रोच टुवर्ड्स दिस यूनिट, कि इस यूनिट की प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी है, कैसे मुझे डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल द टॉपिक्स कैसे मुझे उसे पढ़ना है ताकि इस यूनिट के क्वेश्चंस में एग्जाम में सॉल्व कर पाऊँ. और कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि इस यूनिट को छोड़ दूं या उस यूनिट को छोड़ दूं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे. इसमें भी अगर आपने कोई यूनिट पर्टिकुलरली छोड़ दिया देन to get 40 questions out of 50 is next to impossible. So I have selected all the questions of June 2024 जो अभी आपके जून के एग्जाम में आया था. We will have a detailed discussion of each and every question and I will tell you whatever you need to know regarding that question so that if you are getting similar type of question or maybe question from the similar topic, then you can do it for sure. Okay, so this is a must watch video if you are struggling in logical reasoning. Even if you are not struggling, you can try the questions. It would be great help for you. Okay, so let's start with the first question. Fallacy से तो क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में आना ही है, 99% श्योर, बिकॉज 1% तो कुछ भी हो सकता है. सो फैलेसीज के आपकी जो स्ट्रॉन्ग बेस और फाउंडेशन होनी चाहिए. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो बैक टू माई चैनल एंड सी द इनफॉर्मल फैलेसीज वीडियो. दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इनफॉर्मल फैलेसीज. Okay, as of now let's see this question. Which fallacy is committed in the following statement? कौन सा fallacy इसमें है? Let's check. People with cases of flu should be kept in quarantine because it has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading. आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं. आपको क्वेश्चन को अगर पूरा नहीं भी समझ में आए, एक ऐसा वर्ड या लाइन ढूंढना है जिससे आपको आंसर मिल जाए. सो यहाँ पे लिखा है बिकॉज इट हैज नेवर डिसअप्रूवन, क्योंकि ये कभी भी डिसप्रूव नहीं किया गया है इसलिए ये सही है. पीपल जो हैं वो जो फ्लू का जिनको केस होता है उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए. ओके, क्योंकि ये कभी डिसअप्रूव नहीं हुआ है कि एक अच्छा तरीका है डिजीज को फैलने से रोकने का. तो इसका क्या मतलब है कि स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू क्लेम समथिंग ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट इट. आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल देते हो और आप उसको ट्रू मान लेते हो. क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं है. सो उसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्टेटमेंट सही है, बट दैट इज द फैलेसी. तो ये कौन सा फैलेसी है कि क्योंकि ये कभी डिसअप्रूव नहीं किया गया है कि क्वारंटाइन में रखना डिजीज को स्प्रेड करने से रोकने का अच्छा तरीका है, तो ये डिसअप्रूव नहीं किया गया है मतलब कि ये प्रूवन है कि ये बहुत अच्छा तरीका है. तो हमें पीपल को क्वारंटाइन में रखना चाहिए हु आर हैविंग फ्लू केसेस. तो ये क्या है? लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ प्रूफ एंड यू आर ट्राइंग टू क्लेम समथिंग ऑन दैट बेसिस. तो वो आपका अपील टू इग्नोरेंस, ऑप्शन नंबर ए इज योर फैलेसी. जब आप कुछ सही इसलिए प्रूफ कर देते हो क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लाइक माई सिस्टर सिंग्स वेरी वेल, शी इज अ वेरी गुड सिंगर बिकॉज नो बडी हैज कंप्लेन अबाउट हर सिंगिंग. अगर अगर किसी ने उसके सिंगिंग के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है इसका मतलब कि वो बहुत अच्छा गाती है. तो ये तो जरूरी नहीं है बिकॉज उसके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं है इसके लिए वो ट्रू है. दैट इज रॉन्ग. सो दैट इज योर अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी. बाकी जो तीनों फैलेसीज हैं वो भी आपको जानने चाहिए. मे बी इन योर एग्जाम व्हेन यू आर री अटेम्प्टिंग इट यू गेट अ क्वेश्चन वेर यू शुड गेट द फैलेसी ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री. सो आपको ये सारे फैलेसीज समझने हैं विच आई हैव गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. अपील टू इग्नोरेंस जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. द फैलेसी अकर्स व्हेन यू आर्ग्यू दैट योर कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू बिकॉज देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट इट. Example, Masa is doing a great job as team captain since nobody complained about her.
मासा एक बहुत अच्छी टीम की कैप्टन है क्योंकि किसी भी टीम मेंबर ने उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं किया। तो क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, इसका मतलब वो अच्छी है। दैट इज योर फैलेसी। व्हाई? बिकॉज हो सकता है वो अच्छा नहीं भी कर रही है लेकिन लोग नहीं बोल रहे हैं, राइट? हैस्टी जनरलाइजेशन, ये कौन सा फैलेसी है हमारा? हैस्टी मीन्स जल्दबाजी, जनरलाइजेशन मीन्स जनरलाइज कर देना किसी भी चीज को। जब आप एक दो चीजों के बेसिस पे पूरा जनरलाइज कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में अगर 2 स्टूडेंट वीक है तो आप बोल देते हो कि उस क्लास के सारे बच्चे वीक हैं पढ़ने में। दैट इज योर हैस्टी जनरलाइजेशन। when you try to figure out a broad conclusion based on insufficient or limited evidence, जब insufficient information के आधार पर, थोड़ी बहुत information के आधार पर एक बहुत बड़ा आप generalization कर देते हो, overview निकाल देते हो, that is your hasty generalization. For example, all smartphones from this brand are defective and unreliable because my friend bought one and faced technical difficulties with it. एक ब्रांड का फोन लिया मेरे फ्रेंड ने, उसको बहुत सारी परेशानी हुई, इसका मतलब उस ब्रांड के जितने स्मार्टफोन है वो सारे खराब हैं, वो सारे अनरिलायबल हैं। तो ये आपका हैस्टी जनरलाइजेशन हो गया। एक खराब है तो जरूरी नहीं सब खराब हो। स्लिपरी स्लोप क्या है? स्लिपरी स्लोप इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैलेसी। स्लिपरी स्लोप जैसा कि नाम है, यू स्टार्ट स्लिपिंग इनटू द एक्शंस। आप कोई एक एक्शन से, उससे उससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है, उसमें बहुत सारे उसके एक्शंस आप जोड़ देते हो, उसमें बहुत सारे उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आप जोड़ देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा आज अपने पेरेंट्स से साइकिल मांग रहा है तो आप क्या बोल रहे हो? आज वो साइकिल मांग रहा है, कल वो गाड़ी मांगेगा, परसों वो एरोप्लेन मांगेगा। सो यू स्टार्ट लाइक इंक्लूडिंग, यू स्टार्ट कंबाइनिंग सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। एक एक्शन से आप और सारे एक्शंस जोड़ते चले जाते हो। दैट इज योर स्लिपरी स्लोप, दैट इज योर फैलेसी। फॉर एग्जाम्पल, अलाउिंग स्मार्टफोन्स इन क्लास leads to using them during exams, causing the education system to collapse. अगर हम क्लास में स्मार्टफोन यूज करने दें तो फिर वो एग्जाम में भी यूज करेंगे, फिर एग्जाम में यूज करेंगे तो पूरी एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाएगी। तो वो हम एक एक्शन से उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जोड़ते चले जा रहे हैं। दैट इज योर स्लिपरी स्लोप। ओके, क्लियर? देन फॉल्स कॉज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फॉल्स मीन्स गलत, कॉज मीन्स कारण। जब आप किसी दो इवेंट्स को रिलेट कर रहे हो और उसका गलत कारण दे रहे हो, they are not even related, so you are trying to figure out the false cause, like incorrectly assumes a causal relationship between two things. For example, believing that wearing your lucky jersey will help your team win. आपका टीम अगर जीते तो उसका कारण ये था कि आपने अपनी लकी जर्सी पहनी थी। So this is your fallacy because maybe your team has won the match because of the good performance, not due to your lucky jersey. तो जब हम किसी गलत कारण को देते हैं और अपने आप को सही प्रूव करते हैं, that is your false cause fallacy. होप इट्स क्लियर। तो फैलेसीज के बारे में पढ़ना, उनको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि न्याय सिलोगिज्म के बारे में है? अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो तो न्याय सिलोगिज्म के बारे में पढ़ना तो मस्ट है, आपको इसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। न्याय सिलोगिज्म, सो हियर वी विल स्टिक टू दिस क्वेश्चन ओनली। इसमें आपको ये जानना है कि न्याय सिलोगिज्म में कितने प्रपोजिशंस होते हैं और कितने टर्म्स होते हैं। How many propositions are there and how many terms are there in Nyaya syllogism? So Nyaya syllogism has 5 propositions and 3 terms. 3 terms and 5 propositions. इसमें 3 terms होते हैं, 3 terms होते हैं and 5 आपके propositions होते हैं। Okay? तो कौन सा आंसर सही है? Let's see. Nyaya syllogism has 3 propositions. ये तो गलत है। Okay, one sec. Yes, 3 terms and 5 propositions. Nyaya syllogism 3 proposition is wrong. Nyaya syllogism has 5 terms. 5 terms तो गलत है क्योंकि 3 terms होते हैं। Nyaya syllogism have 5 propositions. This statement is correct. Option number C. Nyaya syllogism has 3 propositions and 3 terms. Again wrong. तो न्याय सिलोगिज्म में कितने proposition होते हैं और कितने terms होते हैं और कौन कौन से होते हैं, that should be crystal clear to you. न्याय सिलोगिज्म से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड इट डीपली then you may get 1 or 2 questions correct from logical reasoning from Nyaya syllogism. So let's understand what is it. Nyaya syllogism consists of 5 members. उसके जो 5 मेंबर हैं उसी को 5 propositions कहा जाता है। It has 5 members or propositions and out of these 5, 4 are considered as premises, statements जिसे हम बोलते हैं, और जो 5th one होता है वो हमारा conclusion होता है। Okay, so what are the 5 premises? What are the 5 propositions? Let's see. पहला है प्रतिज्ञा। ओके, ये हिंदी वर्ड्स हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं इसलिए इसमें रेड मार्क आ रहा है। सो ये हिंदी वर्ड्स है, प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय एंड देन निगमन। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पढ़ लो। फर्स्ट
proposition of न्याय syllogism is pratigya, which is proposition. That means कोई भी statement like Socrates is mortal, ये आपका statement हो गया, ये आपका पहला proposition हो गया. Second proposition, second member is hetu. Hetu means reason. Socrates is mortal because he is a man. तो reason क्या है? Because he is a man. So reason आपका हेतु हो गया, दूसरा member of न्याय syllogism. Third member is उदाहरण, example. Whoever is a man is a mortal. For example, Pythagoras. तो आप यहाँ पे example दे रहे हो, जैसे कि Pythagoras, वैसे ही सारे जो भी men हैं वो mortal हैं. तो example is your third member. Fourth is उपनय. उपनय means application, applicable, apply करना. जो भी आपने अभी निकाला निष्कर्ष, उसको apply करना. Socrates is a man who is invariably a mortal. Socrates एक man है, इसलिए वो mortal है. And last one is your conclusion. So conclusion क्या है कि Socrates is mortal. ओके, देयरफॉर, जब आपका देयरफॉर लगा हुआ है वो आपका कंक्लूजन है. तो आपने एक स्टेटमेंट लिया, उसको प्रूफ किया और लास्ट में वही स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन हो गया. सो 5 प्रपोजिशंस और मेंबर्स ऑफ न्याय सिलोगिज्म आर प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन एंड निगमन. जो लास्ट वाला कंक्लूजन है उसको निगमन बोलते हैं, निगमन. इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है. बहुत बार ऑर्डर भी पूछा गया है, तो मे बी यू विल गेट द ऑर्डर ऑल्सो इन योर एग्जाम. What is the order of the following members of Nyaya syllogism? So the order is Pratigya, then Hetu, then Udaharan, then Upanayan, then Nigaman. Okay? Statement or proposition, then reason, then example, and then application, and then conclusion. Hope it's clear? बाकी जो 3 टर्म्स होते हैं न्याय सिलोगिज्म में, टर्म्स कौन कौन से हैं? मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म. तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कौन सा मेजर टर्म होता है, कौन सा माइनर टर्म होता है, कौन सा मिडिल टर्म होता है. बट लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज इट फॉर यू. एज वी नो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैटेगरियल सिलोगिज्म का, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें एक मेजर प्रीमाइज होता है, माइनर प्रीमाइज होता है एंड कंक्लूजन होता है. ओके, लाइक सम कैट्स आर फ्रेंडली, ऑल कैट्स आर मैमल्स, देयरफॉर सम मैमल्स आर फ्रेंडली. तो आपका मेजर टर्म कौन सा होता है? सी द कंक्लूजन. द प्रेडिकेट ऑफ योर कंक्लूजन इज योर मेजर टर्म. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पता होगा, लाइक राम इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय क्या हो गया? प्रेडिकेट. राम आपका हो गया सब्जेक्ट. सो जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का, दैट इज आवर मेजर टर्म. ओके, सो ये फ्रेंडली जो प्रेडिकेट है वो हमारा मेजर टर्म है. माइनर टर्म इज द सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन. सब्जेक्ट क्या है कंक्लूजन का? सम मैमल्स. सो दिस इज योर minor term. Subject of conclusion, minor term. Predicate of conclusion, major term. What is middle term? Middle term is never mentioned in conclusion. Middle term conclusion में mention कभी नहीं हो सकता. तो फिर कौन सा है middle term? जो आपका premise 1 और premise 2 में common होता है, common term in major and minor premise, that is your middle term. So some cats are friendly, all cats are mammals. Cats, दोनों में cats हैं, तो cats हमारा middle term हो गया. होप इट्स क्लियर कि कौन सा मेजर टर्म होता है. एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ देता है, आपको एक सिलोगिज्म दिया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टर्म. सो यू विल डायरेक्टली सी द कंक्लूजन एंड प्रेडिकेट इज योर मेजर टर्म, सब्जेक्ट इज योर माइनर टर्म एंड कॉमन इन प्रीमाइज 1 एंड प्रीमाइज 2 इज योर मिडिल टर्म. होप द टर्म्स आर क्लियर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है वो पता करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट से जो रिलेटेड टॉपिक है आपका लॉजिकल यूज लाइक रीजनिंग में, आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वैलिडिटी, ट्रूथफुल, सारी चीजें आर्ग्यूमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, प्रपोजिशन के बारे में पता होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो आज मैं जो स्लाइड्स लेके आई हूँ इस वीडियो में, जो हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स में, दैट विल क्लियर आउट एवरीथिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट इन योर लॉजिकल रीजनिंग. दैट्स माई गारंटी. Okay, so let's see this question as of now. Validity can never apply to any single proposition by itself. It is correct. When we will learn about it, you will get it more clear. अगर आपको अभी नहीं पता है तो. The concept of truth can apply to single proposition. This is correct. Propositions by themselves can be valid but not invalid. That is incorrect. Propositions cannot be valid by itself, though it can be invalid on its own. This is also incorrect. So option B, A and B only statements are correct. क्या मतलब है इसका? अगर आपने ये पढ़ा है और आप समझ चुके हो, देन इट इज वेरी गुड. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इज दिस क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू लर्न फॉर इट, देन लेट्स डिस्कस इन डिटेल. वैलिडिटी जो है वो प्रपोजिशन का एट्रीब्यूट नहीं है, प्रपोजिशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ट्रूथ जो है वो प्रपोजिशन का कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. सी, व्हाट इज प्रपोजिशन एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट. प्रपोजिशन इज एनी स्टेटमेंट, claim,
premise, conclusion. Any statement, sentence, claim, premise, conclusion, single statement, that is your proposition. Proposition can be true or false. So एग्जाम में ऐसे आता है कि truth and like false is the attribute for argument और proposition. तो proposition का attribute है, proposition का characteristic है, feature है true या false होना. आर्ग्यूमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आर्ग्यूमेंट कैन बी वैलिड और इनवैलिड. इट कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स. इट कैन बी वैलिड और इनवैलिड. ओके, होप यू आर गेटिंग इट. सो एग्जाम्पल, all men are mortal, this is your premise 1. Socrates is a man, this is your premise 2. Therefore Socrates is mortal, this is your conclusion. तो सिंगल अगर हम देखें, इंडिविजुअली दे आर प्रपोजिशन. combined, if we see in a combined way, it forms an argument. Clear? Next, this slide is the most important slide of your logical reasoning unit. अगर आप इस स्लाइड को समझ जाते हो और याद कर लेते हो, this will definitely help you marks like score good in this unit. Okay, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें हमारे दो टाइप्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज जनरल टू स्पेसिफिक, जब हम जनरल व्यू से स्पेसिफिक पे आते हैं. एंड इंडक्टिव इज योर स्पेसिफिक टू जनरल, जब हम स्पेसिफिक चीजों से जनरलाइजेशन पर आते हैं. ओके, नाउ जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव कंक्लूजन इज सर्टेनली ट्रू. एग्जाम में स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चन आते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड क्लियरली. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो कंक्लूजन को 100% ट्रू प्रूफ करना चाहता है, सर्टेन फिक्स्ड कंक्लूजन इज 100% ट्रू. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में इट ट्राइज टू like prove that conclusion is probably true, not 100% sure. So अगर certainty word आ गया, मतलब निश्चित रूप से अगर conclusion सही है, वो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम सिर्फ प्रोबेबल, शायद conclusion सही हो सकता है, श्योरिटी नहीं है. अगेन, टाइप्स ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, वैलिड एंड इनवैलिड. वैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. फिर वैलिड आर्ग्यूमेंट के भी दो टाइप्स हैं, साउंड एंड अनसाउंड. वैलिड हैज ऑल्सो टू टाइप्स. इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और आएंगे भी, कि साउंड एंड अनसाउंडनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ विच आर्ग्यूमेंट. सो साउंड एंड अनसाउंड इज द एट्रीब्यूट ऑफ वैलिड आर्ग्यूमेंट. वैलिड आर्ग्यूमेंट के सब टाइप्स हैं, और वैलिड एंड इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के सब टाइप्स हैं. तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के सब टाइप्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. अगेन, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कैन हैव टू टाइप्स, cogent and uncogent. Cogent and uncogent. So let's discuss in detail. ये स्लाइड आपको अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है लॉजिकल यूनिट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग का जो यूनिट है. सो टाइप्स ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक, ये आपको पता होना चाहिए. वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अगर आपके कुछ प्रीमाइजेस यानी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है. सो वैलिड आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट वेयर योर कंक्लूजन इज फॉलोइंग द प्रीमाइजेस. जो आपका कंक्लूजन है वो प्रीमाइज को फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है, उसी से आपने कंक्लूजन निकाला है. सो दैट इज योर वैलिड आर्ग्यूमेंट. ओके, एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ इट्स कंक्लूजन फॉलोज इट्स प्रीमाइज. एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ इट हैज प्रॉपर फॉर्म वेदर इट इज ट्रू और नॉट. इसका जो फॉर्म है यानी कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स डजंट मैटर. सिर्फ उसका फॉर्म सही होना चाहिए, यानी कंक्लूजन प्रीमाइज को फॉलो करना चाहिए, तो ये आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. इसमें दो टाइप्स होते हैं, साउंड वैलिड आर्ग्यूमेंट, अनसाउंड वैलिड आर्ग्यूमेंट. साउंड मीन्स व्हेन योर प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन आल्सो मस्ट बी ट्रू. कंक्लूजन भी ट्रू है, प्रीमाइसेस भी ट्रू है, सब ट्रू है, तो वो हमारा साउंड एंड वैलिड हो गया. और वैलिड है लेकिन अनसाउंड है का क्या मतलब है? कंक्लूजन इज फॉल्स, देन एटलीस्ट वन प्रीमाइज शुड बी फॉल्स. अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो दोनों में से एक प्रीमाइज फॉल्स होगा, तो भी हमारा वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है. इफ कंक्लूजन इज फॉल्स, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइज शुड बी फॉल्स, दिस इज योर अनसाउंड. लेट्स हैव द एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. All rabbits are mammals. Bugs Bunny is a rabbit. Therefore, Bugs Bunny is a mammal. इसमें rabbits mammal होते हैं, क्या ये ट्रू बात है? So yes, it is true. तो ये हमारा ट्रू है, Bugs Bunny is a rabbit, and conclusion भी ट्रू है कि Bugs Bunny is a mammal. So हमारा जो conclusion है वो premises को follow कर रहा है और दोनों ट्रू भी हैं, तो ये valid भी है, sound भी है, everything is perfect. Okay? Now, valid है पर unsound है. Let's see the example. All humans have 4 legs.
जॉन इज अ ह्यूमन, सो जॉन हैज 4 लेग्स। इसमें हमारा क्या कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइजेस को फॉलो कर रहा है, सो यस फॉलो कर रहा है। क्यों? अगर ऑल ह्यूमंस के 4 पैर हैं और जॉन भी एक ह्यूमन है तो जॉन के भी 4 पैर होंगे। कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट्स की बेसिस पे। तो अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन हमारा प्रीमाइज 1 एंड प्रीमाइज 2 को फॉलो कर रहा है, देन इट इज वैलिड। बट क्या ये साउंड है? क्या ये ट्रू है? ऑल ह्यूमंस हैव 4 लेग्स, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नो हमारे तो 2 ही पैर है, राइट? सो इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स। सो हमारा जो कंक्लूजन है जॉन हैज 4 लेग्स, ये भी फॉल्स है। बट ये वैलिड है एंड अनसाउंड है। अनसाउंड मीन्स कंक्लूजन इज फॉल्स एंड वन ऑफ द प्रीमाइज इज ऑल्सो फॉल्स। स्टिल इट इज वैलिड बिकॉज कंक्लूजन फॉलोज द प्रीमाइजेस। स्ट्रक्चर सही है, भले ही हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, डजेंट मैटर। क्लियर? नेक्स्ट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट जो हो गया, इसमें जो आपका कंक्लूजन है वो आपके प्रीमाइजेस को फॉलो नहीं करेगा। लाइक ऑल एम आर पी, सारे एम पी हैं, ऑल पी आर एस, देयरफॉर नो एस आर एम। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। Conclusion does not follow the premises. All M are P, all P are S, so all S are M. अगर सारे M P हैं, सारे P S हैं, so सारे M भी तो S है ना, तो ये तो उल्टा ही हो गया, no S are M. So when your conclusion is not following your premises, that is your invalid argument. Clear? Coming to the next. Types of inductive argument. Inductive argument is specific to general, where your conclusion is not 100% true, it's probably true. सही हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? इफ योर कंक्लूजन इज हाईली लाइकली टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइसेस। अगर प्रीमाइसेस के बेसिस पे आपके कंक्लूजन के होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बहुत हाई है, हाईली लाइकली है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। इसमें भी जस्ट लाइक साउंड एंड अनसाउंड, साउंड में क्या था? प्रीमाइज भी ट्रू, कंक्लूजन भी ट्रू। तो यहाँ पर भी अगर प्रीमाइजेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू, दैट इज योर कोजेंट। if one of the premise is false and conclusion is false, that is your uncogent. So वही definition है, but deductive argument में उसको sound and unsound बोलते हैं, inductive argument में उसको strong, cogent and uncogent बोलते हैं। तो let's see the example. Patrick was born in North America and Patrick was not born in Mexico. It's thus quite probable that Patrick was born in USA. सो नॉर्थ अमेरिका में जितने हमारे जो कंट्रीज आते हैं, स्टेट्स आते हैं, मैक्सिको में उसका जन्म नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसका जन्म यूएसए में हुआ था। सो या इट इज पॉसिबल, इट इज हाईली लाइकली कि उसका अगर जन्म नॉर्थ अमेरिका में हुआ था तो उसका जन्म यूएसए में हुआ होगा। इट इज वेरी लाइक हाईली लाइकली, ये पॉसिबल है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। नाउ इट इज प्रोबेबल, नॉट 100% श्योर। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ओनली गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंक्लूजन टू बी ट्रू, नॉट द श्योरिटी। Clear? Strong and cogent. Now let's see the strong and uncogent. No women have been in politics in history, therefore the next president will probably be a man. अगर हम स्टेटमेंट को देखें, कोई भी विमेन पॉलिटिक्स में नहीं आया है हिस्ट्री में, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो भी मेन होगा। तो ये जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट को फॉलो तो कर रहा है, इट इज प्रोबेबली ट्रू, इट इज प्रोबेबली फॉलोइंग द स्टेटमेंट, बट इट इज अनकोजेंट। व्हाई? बिकॉज जो हमारा प्रीमाइज है, जो हमारा स्टेटमेंट है कि कभी भी कोई वुमेन पॉलिटिक्स में नहीं आई है, दैट इज फॉल्स। सो अगर हमारा प्रीमाइज फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन प्रीमाइज को फॉलो कर रहा है और वो भी फॉल्स है, देन इट इज वैलिड, इट इज स्ट्रॉन्ग बट अनकोजेंट आर्ग्यूमेंट। ये आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मीन्स कंक्लूजन प्रीमाइज को फॉलो कर रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। बट फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो आपका अनकोजेंट, स्टेटमेंट्स ट्रू है तो वो आपका कोजेंट। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट, वीक आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? इफ द कंक्लूजन इज हाईली अनलाइकली टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइज। अगर आपका कंक्लूजन प्रीमाइजेस को फॉलो नहीं कर रहा है, इट इज प्रोबेबली हाईली अनलाइकली टू बी हैपन। सो ये आपका वीक आर्ग्यूमेंट है। लाइक ऑल प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट्स हैव बीन रॉकेट साइंटिस्ट। सो ये एक स्टेटमेंट है कि जो सारे यूएस प्रेसिडेंट हैं वो सारे रॉकेट साइंटिस्ट रहे हैं, therefore the next president can probably not be a rocket scientist. So ये तो उल्टा हो गया। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सारे अगर रॉकेट साइंटिस्ट हैं तो नेक्स्ट वाला भी रॉकेट साइंटिस्ट हो सकता है। सो इट इज प्रोबेबली ट्रू, बट ये हमारा उल्टा हो गया। सो कंक्लूजन इज नॉट फॉलोइंग द प्रीमाइसेस, सो इट इज योर वीक आर्ग्यूमेंट। क्लियर? सो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें समराइज करना है
कि argument and proposition. Proposition means any statement which can be true or false. Argument is the set of statements which can be valid or invalid. Okay, arguments are two types: deductive argument, inductive argument. Deductive argument can be valid and invalid. Valid can be sound or unsound. Inductive argument can be strong and weak. Strong can be cogent and uncogent. ये अगर सारे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट के पढ़ लो और समझ लो तो लॉजिकल रीजनिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू. Okay, let's come to the next question. Which of the following statements is logically equivalent to the statement no horses are feline? तो इसमें से कौन सा हमारा जो है इसके साथ इक्वली इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मीन्स सेम स्टेटमेंट है, दूसरे तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है. सो नो हॉर्सेस आर फेलाइन, सो नो फेलिन आर हॉर्सेस, ये हमारा सही हो गया. अगर नो हॉर्सेस, जो हॉर्सेस हैं जो फेलिन हैं उनके बीच में नो मीन्स कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट वन भी तो वही है, नो फेलिन आर हॉर्सेस, तो ये भी सेम ही है. तो ये हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड, अगर आप देखो नो हॉर्सेस आर नॉन फिलाइन, दोनों में अगर नो नो लग गया तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं. ऑप्शन नंबर ए इज योर लॉजिकली इक्वली टू द गिवन स्टेटमेंट. एग्जाम में आप जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है उसके ऊपर एक वेन डायग्राम बना लो, फिर देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका सेम वेन डायग्राम को फॉलो कर रहा है. दैट इज योर आंसर. क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस आपके जो अभी जून में एग्जाम हुआ उसमें आए थे, तो आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है इस यूनिट की. ओके, इससे रिलेटेड अगर आए क्वेश्चन, सो होप इट्स क्लियर एंड यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस नाउ, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अब इसमें से तो आप क्वेश्चन सारे सही करोगे. आई होप सो आपको स्टेटमेंट सब पता चल गया है कौन सा ट्रू एंड फॉल्स है, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है. ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोजिशंस. प्रोपोजिशंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही बात है. वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोजिशन बाय इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है. वैलिडिटी तो हमारा अप्लाई होता है आर्ग्यूमेंट पे. आर्ग्यूमेंट कैन बी वैलिड और इनवैलिड. So validity can never apply to any single proposition. It is true. Truth and falsehood, that can be applied to proposition. Validity can be applied to argument. तो ये भी सही है. In a valid argument, all of its premises have to be true. अगर valid argument है तो सारे premises true होने चाहिए. क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है. क्यों? क्योंकि valid argument भी दो टाइप के होते हैं, sound and unsound. Sound में सारे premises और conclusion true होते हैं. अनसाउंड में भले ही कंक्लूजन प्रीमाइस को फॉलो कर रहा है बट प्रीमाइस और कंक्लूजन फॉल्स भी हो सकते हैं. सो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रीमाइसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन. क्या ये सही है? जी हाँ. वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, अगर वो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है और उसके सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो उसका कंक्लूजन फॉल्स नहीं हो सकता. बिल्कुल सही बात है. अगर एक प्रीमाइस कम से कम फॉल्स है तो ही कंक्लूजन फॉल्स हो सकता है. इफ योर कंक्लूजन इज फॉल्स, वन ऑफ द प्रीमाइसेस मस्ट बी फॉल्स, देन ओनली इट्स वैलिड, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड. इफ ऑल योर प्रीमाइसेस आर ट्रू, देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू. तो ये हमारा वैलिडिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है. तो ये हमारा ऑप्शन ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट. ओके, सो ये लॉजिकल रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके जून के एग्जाम में आए थे. एंड होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे. दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर लॉजिकल लाइक रीजनिंग यूनिट. अगर आपको जो भी हमने आज पढ़ा वो समझ में आ गया है, देन प्लीज लाइक द वीडियो. इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज शेयर विद ऑल your friends, groups, whoever is preparing for UGC NET exam, and try to like prepare better now, क्योंकि आपको दूसरा मौका मिला है तो आप और अच्छे से प्रिपरेशन करो और स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ एंड ट्राई टू स्कोर मोर. ट्राई टू गेट एटलीस्ट 40 questions out of 50 correct in your paper 1, and that's possible. We will do it, right? So thank you so much for watching my video, and we will be having another informative video very soon. Stay tuned and subscribe my channel if you are new. Thank you so much. Bye bye.